नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। तो पिछले लेक्चर में हमने दिल्ली सल्तनत की पृष्ठभूमि तैयार कर ली थी। हमने पृथ्वीराज चौहान जो है उसकी मृत्यु हो गई थी, ये हमने देख लिया था। किस प्रकार से तराइन के द्वितीय युद्ध में जो 1192 ईस्वी में लड़ा जाता है उसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और दिल्ली की सत्ता किसके हाथों में आ जाती है? मोहम्मद गौरी के हाथों में आ जाती है। तो हमने देख लिया था कि इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की जो पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। आज का जो लेक्चर होने वाला है उस लेक्चर में हम दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश आया जिसे हम गुलाम वंश भी कहते हैं, उस वंश के बारे में हम आज जानेंगे। उस वंश के जो शासक हुए, महत्वपूर्ण शासक, उनके बारे में आज हम जानेंगे। उन्होंने किस प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं चालू की, क्या क्या उन्होंने किया, किस प्रकार से वो शासक बने, कहानी के तौर पर आज हम ये जानेंगे। और क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते हैं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, जैसे कि प्रशासनिक शब्दावलियाँ वगैरह हो गई और उस राजाओं की थोड़े से जीवन के बारे में कुछ चीज़ें हो गई, उससे सवाल कुछ बन जाते हैं। तो ध्यान से ये लेक्चर सुनना है। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो होता क्या है कि दिल्ली सल्तनत जो है उसकी स्थापना भारत के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? देखिए, इससे पहले शासक किसका हुआ करता था? मुख्य रूप से जो है भारत में हिंदू राजाओं का शासन जो है वो हुआ करता था, या बौद्ध वगैरह, जैन वगैरह। मगर वो कुल मिला के अगर देखा जाए तो भारतीय राजा ही हुआ करते थे, भारतीय ही धर्म हुआ करते थे। मगर इनका शासन शुरू हुआ तब से क्या हो गया कि हमारे यहाँ एक नवीन धर्म भारत में आ गया और नवीन प्रकार की राज व्यवस्था अपने यहाँ आ जाती है। ठीक है। और जो इनका धर्म होता है वो साधारण धर्म से अलग होता है। वो किस प्रकार से होता है ये तो आपको भी पता है। तो 1206 से 1290 ईस्वी के बीच में, यानी कितना साल हो गया? 84 साल। देखिए, ये भी आपको याद रखना है कौन से वंश का शासन कितने साल तक रहा, इसका एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए। मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगा कौन सा वंश कितने साल तक शासन किया, तो मैं आपको बताता चलूँगा जब जब वो उस वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो ये गुलाम वंश है वो शासन करता है 84 साल तक। ठीक है। तो उत्तरी भारत के कुछ जिन भागों पर तुर्की शासकों ने शासन किया था, फारसी इतिहासकार है जो है उन्होंने उसे मुइत्जी, कुतुबी, शमशी या बलबनी वर्गों में से बांट दिया। कि अलग अलग वर्गों में से बांट दिया कि बलबन ने किया तो बलबनी वंश हो गया, शमशी वंश ये हो गया, कुतुबी ये हो गया, मुइत्जी हो गया। पर जो आधुनिक इतिहासकार है उन्होंने इसे या तो पठान वंश कहा है, या तो पूरे इस काल को ही 84 साल का जो काल इसको या गुलाम वंश कह दिया, या आरंभिक तुर्क सुल्तान कह दिया है, या तुर्क ममलूक कह दिया है, या इल्बरी वंश कह दिया। ये सारे एक ही बात है, इनका मतलब एक ही है सबका मतलब। ठीक है। तो आमतौर से जो है वो ममलूक वंश जो है वो मान के चलते हैं हम, और इसको बुलाते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इस जो वंश के जो भी शासक हुए वो मुख्यतः गुलाम ही थे, यानी वो कभी ना कभी अपने जीवन में दास हुआ करते थे। इसलिए जब वो शासक बन गए तो इस पूरे काल को ही क्या कह दिया? गुलाम वंश का काल हमने कह दिया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो गुलाम वंश हम देख लेते हैं। गुलाम वंश का शासनकाल होता है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी, यानी कितने साल हो गए? 84 साल हो गए। ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसके जो मुख्य 3 शासक पहले हुए, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, इनका राजनीतिक जीवन जो है वो गुलाम के रूप में ही आरंभ हुआ था। इसलिए इनको क्या कहा गया? इस वंश को कह दिया गया गुलाम वंश। अब हम इस वंश का सबसे पहले शासक देख लेते हैं कौन आता है। तो सबसे पहले कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये कहाँ पैदा हुआ, ठीक है, कहाँ से ये आया, ये सब थोड़ी सी जानकारी, एक पर्सनल जानकारी इसके बारे में हासिल हम कर लेते हैं। हुआ क्या कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक है उसका जन्म हुआ था तुर्किस्तान में। ये तुर्किस्तान कहाँ पड़ता है? ये सेंट्रल एशिया में ये पड़ता है। वही जो हमने देखा था बैक्ट्रिया वाला क्षेत्र जो है वहाँ इसका जन्म होता है तुर्किस्तान में। तो बचपन में क्या है, एक व्यापारी ने इसे काजी को बेच दिया, और काजी जो आदमी था उसने अपने बच्चों के साथ ही इसको भी धार्मिक शिक्षा दे दी और सैनिक शिक्षा भी इसको दे दी, यानी सैनिक प्रशिक्षण, तलवार वलवार चलाने का जो है प्रशिक्षण भी इसे दे दिया। फिर क्या होता है, वो काजी एक व्यापारी को इसे बेच देता है, और वो व्यापारी से कहाँ ले आता है? गजनी ले आता है। यानी इसका जन्म होता है तुर्किस्तान में। तुर्किस्तान से ये बेचारा 2-3 बार बेच बिचा के कहाँ आ गया? ये गजनी में आ जाता है। गजनी में मोहम्मद गौरी क्या करता है, वहाँ से निकल रहा होता है, और पहले क्या होता था, गुलामों का बाजार लगा होता था, यानी गुलाम बिक रहे होते थे। जो इंसान जो है उनको, अब जैसे बकरी वगैरह नहीं बिकती, बकरे वगैरह बिकते हैं मंडी वगैरह में, वैसे इनकी बोली लगती थी।
तो मोहम्मद गोरी उधर से गुजर रहा था, तो मोहम्मद गोरी को ये दिखा तो इसे अच्छा लगा, तो मोहम्मद गोरी ने इसे गजनी में ख़रीद लिया और अपने पास में इसे रख लिया। और जब शुरू में जो है इसको काम दिया गया था, मतलब छोटा मोटा काम ही इसे दिया जाता है शुरू में, परंतु अपने साहस और उसकी उदारता और पौरुष और स्वामी भक्ति के दम पर इसने अपने मालिक को प्रभावित कर दिया, यानी गोरी को इसने प्रभावित कर दिया, और गोरी ने इसे सेना के एक भाग का अधिकारी और जो अमीर आखूर इसको नियुक्त कर दिया। अब देखिए अमीर आखूर कौन होता था, ये होता था अस्तबल का अधिकारी। अस्तबल क्या होता था, जहाँ घोड़े रखे जाते थे, तो उस जगह का अधिकारी इसे नियुक्त कर दिया, और एक सेना के एक भाग का अधिकारी भी इसे नियुक्त कर दिया। देखिए कहाँ गुलाम आदमी और उस गुलाम को एक सेना का अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। और अमीर आखूर, देखिए ये सवाल पूछा जा सकता है कि अमीर आखूर कौन होता था, तो अमीर आखूर होता था अस्तबलों का जो अधिकारी होता था वो इसे नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, इसको ये देखिए ये है अपने कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं आगे। फिर भारत अभियानों में जो उसने स्वामी भक्ति दिखाई, जैसे कि मोहम्मद गोरी भारत में आया, उसने कितने सारे आक्रमण यहाँ पर किए, तो भारतीय जो अभियान थे उसमें जो इसने स्वामी भक्ति दिखाई, उस स्वामी भक्ति के बदले में 1192 ईस्वी में जब वो तराइन के द्वितीय युद्ध में दिल्ली को जीत लेता है गोरी, तो उसे भारतीय विजयों का प्रबंधक इसे बना दिया जाता है। यानी यहाँ का मैनेजमेंट कौन देखेगा, अब यहाँ का मैनेजमेंट देखेगा भाई साहब कुतुबुद्दीन ऐबक साहब देखेंगे यहाँ का मैनेजमेंट। और जब मोहम्मद गोरी मरा तो गोरी का कोई बेटा, कोई संतान उसकी नहीं थी, उसका कोई पुत्र वगैरह नहीं था। इसलिए हुआ क्या कि लाहौर की जो जनता थी, लाहौर को राजधानी बनाया था, तो लाहौर की जनता थी, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को बुलाया कि ऐबक साहब, क्योंकि ये बढ़िया आदमी था और बढ़िया ही शानदार प्रशासक ये हुआ करता था और बड़े चर्चे थे इसके अपने शासनकाल में वहाँ, तो ऐबक साहब को बुलाया कि साहब आप राजा बन जाओ, हमारी इच्छा है कि आप राजा बन जाओ। तो 24 जून 1206 ईस्वी को इसको राजा बना दिया गया और उसका सिंहासनारोहणी यानी इसको शासन गद्दी पर बिठा दिया गया। ठीक है, अब ये सिंहासन पर बैठ हो गया, मगर गोरी जो है उसके कुछ और अन्य उत्तराधिकारी भी हुआ करते थे। उत्तराधिकारी क्या थे, वो मतलब वो सोचते थे कि इसका कोई बेटा तो है नहीं और हमें मिल जाएगा ये शासन, परंतु गोरी ने किसको दे दिया, ऐबक को दे दिया। ऐबक को क्या दे दिया, जनता ने ऐबक को दे दिया। गोरी तो क्या ही देखे गया, तो मर गया था, उसको मार दिया था करामातियों के गिरोह ने। तो एक तो कुबाचा और एक यल्दोज था। एक कुबाचा और जो यल्दोज जो था, इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया इस बात का, परंतु इन्होंने क्या कर दिया, जो अपना ऐबक होता है वो इनसे शादी ब्याह के संबंध बनाकर इन दोनों को राजी कर लेता है। ठीक है, फिर होता क्या है, 1208 ईस्वी में यानी 1206 ईस्वी में ये राजा बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। और 1208 ईस्वी में गौर का जो शासक होता है, गौर वही अफगानिस्तान में पड़ता है गौर, वहाँ का जो शासक होता है गयासुद्दीन महमूद, उससे राजपद और छत्र और दरबिश प्राप्त ये कर लेता है। छत्र प्राप्त करना मतलब एक तरीके से आपको राजाज्ञा प्राप्त हो गई, तो वो प्राप्त वहाँ से कर लेता है, और साथ ही साथ एक मुक्ति पत्र भी प्राप्त कर लेता है। मुक्ति पत्र मतलब अब से ये गुलाम नहीं है, अब ये जो है फ्री है, कहीं पे भी जा सकता है। तो इसने मुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया और स्वयं को स्वतंत्र सुल्तान इसने घोषित कर दिया कि आज से मैं जो है स्वतंत्र सुल्तान हूँ। हालांकि इसने अपने आप को सुल्तान कभी नहीं बताया कि मैं सुल्तान हूँ, ऐसा उसने कभी नहीं कहा। उसने सिर्फ बोला कि मैं मलिक या सिपह सालार मात्र हूँ। ठीक है, सुल्तान मतलब तो ये तो राजा हो गया, राजा तो इसने अपने आप को घोषित कर ही लिया, परंतु सुल्तान की उपाधि इसने नहीं ली थी, ये अपने आप को सिपह सालार या मलिक ही बुलाया करता था। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कला और साहित्य का भी बड़ा संरक्षक ये हुआ करता था। जो हसन निजामी साहब हैं, बड़े मशहूर हैं हसन निजामी, इनकी गज़लें ही पसंद है। तो जो हसन निजामी साहब है और फ़क्र मुदब्बिर, ये भी एक इंसान ही है, फ़क्र मुदब्बिर ये भी एक विद्वान हुए हैं, ये उनके दरबार में हुआ करते थे। किसके दरबार में, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में हसन निजामी और फ़क्र मुदब्बिर उसके दरबार में हुआ करते थे। फिर ऐबक ने राजधानी किसे बनाया, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। देखिए लाहौर को राजधानी बनाया, तभी तो वहाँ की जनता ने इसे वहाँ की गद्दी पर बिठाया, तो लाहौर को इसने अपनी राजधानी बना लिया। और इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, हमने देख लिया। ये बड़ा ही उदार और दानशील आदमी हुआ करता था, इसलिए जनता ने इसे लाख बख्श की उपाधि दे दी कि भाई साहब ये कोई भी इसे दया याचिका इसके पास लेके जाता था कि साहब मेरे को ये दिक्कत है महाराज सुल्तान, तो ये उसकी हेल्प कर दिया करता था। तो इसकी वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया, लाख बख्श इसे नाम दे दिया गया। फिर हुआ क्या कि 1210 ईस्वी में ये
चौगान खेल रहा था लाहौर में और घोड़े से गिरकर ये मर गया। अब ये आप पूछोगे सर चौगान क्या होता है? चौगान होता है पोलो। आज का जो पोलो है उसी प्रकार से खेल हुआ करता था, उसे कहते हैं चौगान, है ना। वो घोड़े पे बैठ कर एक लकड़ी लेके बॉल को मारा जाता है इधर से उधर। हाँ, तो वो खेल रहा था, घोड़े से गिर गया और उसकी खोपड़ी की हड्डी टूट गई। ठीक है, तो ये हमने देख लिया किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में होता क्या है कि ये अपना कोई भी उत्तराधिकारी नियुक्त करके नहीं जाता। भाई खेलते खेलते मर गया, इसको क्या पता थोड़े था कि मैं मर जाऊंगा तो उत्तराधिकारी नियुक्त करके खेलने जाऊं। तो कोई भी इसका उत्तराधिकारी नहीं था। इसकी वजह से लाहौर वगैरह का जो इलाका होता है वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। तो वहाँ के जो तुर्क अधिकारी होते हैं उन्होंने आराम शाह नाम का एक होता है अधिकारी, उस आराम शाह नाम के अधिकारी को गद्दी पर बिठा देते हैं। पर होता क्या, आराम शाह जो होता है सुल्तान बन जाता है, वो थोड़ा कमज़ोर होता है और अयोग्य शासक होता है। मतलब पीने खाने में अपना ध्यान दे रहा है, उतना प्रशासन ठीक ढंग से कर नहीं पा रहा है, अधिकारी उसके बस में है नहीं है, जनता उससे कंट्रोल हो नहीं रही है। तो उसकी वजह से जो उसके आसपास के अधिकारी हुआ करते थे, शक्तिशाली अध्यक्ष हुआ करते थे प्रांतों के, उन्होंने उसकी शक्ति को मानने से इनकार कर दिया। पहले ये हुआ करता था कि कोई भी अगर केंद्र जो होता था, सेंटर में राजा कमज़ोर होता है तो वो लोग उसकी बात मानने से इनकार कर दिया करते थे। तो उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। और तो जब वो गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो बदायूं का एक सूबेदार हुआ करता था जिसका नाम था इल्तुतमिश। ये देखिए, ये है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को एक पत्र भेजा गया, यानी इसको लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी कि इल्तुतमिश साहब आप आ जाओ यहाँ पर और हम आपको राजा बना देंगे। जो अमीर लोग हुआ करते थे ना, सुल्तानों के दरबार में अमीर लोग हुआ करते थे, तो अमीर लोगों ने इसको भेज दिया पत्र, फ़ोन कर दिया इसे कि इल्तुतमिश साहब आप आ जाओ यहाँ पर और बड़ी दिक्कत हो रही है, ये आराम शाह तो आराम से बैठा है, बस कोई काम कर नहीं रहा है। तो इल्तुतमिश वहाँ से अपनी गाड़ी निकालता है और दिल्ली आ जाता है। दिल्ली के पास में जूड नामक स्थान पर ये आराम शाह को पराजित कर देता है। और ये आराम शाह को पराजित करने के बाद राजा कौन बन जाता है, यानी सुल्तान कौन बन जाता है? इल्तुतमिश बन जाता है। तो ऐबक देख लिया हमने, उसके बाद देख लिया हमने इल्तुतमिश। ठीक है, और इल्तुतमिश के साथ ही साथ हमें इल्बरी या शमशी वंश का शासन आरंभ हो जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने जो है किस वंश की स्थापना कर दी? इल्बरी या शमशी वंश। हालांकि ये थे सबके सब गुलाम, ये भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो गुलाम वंश ही अभी चल रहा है, परंतु उसके अंदर ही इल्तुतमिश ने इल्बरी या शमशी वंश की स्थापना कर दी। और ये जो इल्तुतमिश है, इसके बारे में जानने वाली बात यह है कि यह भी एक दास ही हुआ करता था और अपनी योग्यता के बल पर ही ये बदायूं का प्रांत अध्यक्ष यानी गवर्नर वहाँ का बना था। और मोहम्मद गोरी के आदेश से इसे दासता से मुक्ति दे दी गई थी और अमीर उल उमरा की उपाधि उसे दी गई थी। देखिए उस काल में क्या है, राजा वगैरह जो होते थे, सुल्तान वगैरह, वो उपाधियाँ दे दिया करते थे, ठीक है ना। जैसे अंग्रेजों के टाइम में भी कैसरे हिंद वगैरह ऐसी उपाधियाँ दे दिया करते थे ना, तो तब भी उपाधि दे देते थे। तो इसको क्या उपाधि दे दी? अमीर उल उमरा की उपाधि दे दी। फिर इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर दिया और शमशुद्दीन के नाम से सिंहासन पर बैठ गया। अपना नाम ये परिवर्तन कर लिया करते थे। ये मुस्लिम राजाओं के बारे में ये एक बात है, आगे आने वाले मुस्लिम राजाओं के बारे में भी हम देखेंगे कि जब भी वो गद्दी पर बैठते तो अपना नाम परिवर्तन करके बैठते थे वो। तो इल्तुतमिश ने अपना नाम कर लिया शमशुद्दीन और सिंहासन पर ये बैठ गया। सिंहासन पर बैठते ही इसने क्या कर लिया, एक 40 सरदारों का इसने गुट बना लिया जिसे तुर्कान चहलगानी कहा गया। तुर्कान चहलगानी या चालीसा भी इसे कहा जाता है। चालीसा इसने बना लिया। और यालदौज और जो कुबाचा थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे भी इन्होंने परेशानी खड़ी करी थी, तो यालदौज और कुबाचा को भी इसने पराजित कर दिया और 40 सरदारों का इसने एक बना लिया, क्या? तुर्कान चहलगानी या चालीसा इसने बना लिया। ये बड़ा ही बुद्धिमान शासक इसको माना जाता है। इसने क्या किया था कि मंगोल जो लोग थे, ये देखिए मंगोल, ये मंगोल है चंगेज खान, इसके जो वंशज वगैरह हुए वो मंगोल आदमी हुए। तो जो मंगोल थे, ये इनकी आदत क्या हुआ करती थी, ये जहाँ भी जहाँ वहाँ लूट मार कर लिया करते थे। तो ये मंगोल एक दिन क्या हुआ, भारत की तरफ बढ़ रहे थे। तो पता लगा सुल्तान को कि मंगोल लोग भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने पता कराया कि भाई हमारे यहाँ क्या मांगते हैं ये उधार, इधर क्यों आ रहे हैं। तो पता लगा कि जो ख्वारिज्म का शाह था यानी वहाँ का सुल्तान, उसका बेटा था जलालुद्दीन मांगबरनी।
वो भाग के आ रहा था भारत की ओर, और उसका पीछा कौन कर रहे थे? मंगोल लोग कर रहे थे। और वो जो जलालुद्दीन मांगबरनी था वो कह रहा था अपने इल्तुतमिश से कि भाई साहब आप मेरे को थोड़े से शरण दे दो और इस आदमी से मुझे बचा लो। परंतु इल्तुतमिश ने क्या किया? उसको शरण देने से मना कर दिया कि हम आपको शरण नहीं दे सकते। अगर ये शरण दे देता तो ये चंगेज खान वगैरह जो लोग थे, ये मंगोल जो लोग थे, ये भारत पर आक्रमण पक्का करते और भारत में भी लूट पाट करके ये जाते। तो जब उसे संरक्षण नहीं दिया तो इसने अपनी बुद्धिमानी दिखाई, और जब वो वापस लौट गया तो मंगोल भी उसके साथ ही वापस लौट गए। तो इससे एक बात तो हमें पता लग जाती है कि ये जो मंगोल लोग हैं इनका हमला इल्तुतमिश के काल से ही शुरू हो जाता है भारत में। ठीक है, ये एक सेंटेंस है ना, ये एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में जो है मंगोल हमले सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के काल में शुरू हुए। तो ऐसा नहीं है, उससे पहले भी मंगोलों के हमले भारत में हुए हैं। ठीक है, आगे चल लेते हैं। फिर इल्तुतमिश ने बहुत सारी विजय प्राप्त की, जहाँ देखो जहाँ वो गया वहीं उसने विजय प्राप्त की। इल्तुतमिश ने रणथंबोर का है राजस्थान में, वहाँ पर भी विजय प्राप्त कर ली। परमारों की राजधानी हुआ करती थी मंदसौर, वहाँ पर भी इसने अधिकार कर लिया। ग्वालियर पर अधिकार कर लिया 1231 में। 1233 में चंदेलों पर भी अधिकार इसने कर लिया, और 1234-35 में उज्जैन पर भी अधिकार कर लिया, और भिलसा जो है वहाँ भी इसने अधिकार कर लेता, वहाँ भी ये सफल हो जाता है। देखिए जहाँ गया वहाँ इसने एक तरीके से पूरी विजय प्राप्त कर ली। फिर ग्वालियर की जब इसने विजय प्राप्त की तो, और ग्वालियर की विजय के बाद जब इसने सिक्के डलवाए तो उन सिक्कों पर इसने अपनी पुत्री रजिया, इसकी बेटी होती थी रजिया, आगे देखेंगे ये सुल्तान भी बनती है दिल्ली की, तो रजिया जो है उसको उसका नाम जो है सिक्कों पर अंकित करवाया। कब? ग्वालियर की विजय के बाद में। ठीक है, फिर 18 फरवरी से 1229 ईस्वी को इसने क्या किया? खलीफा का राजदूत आया दिल्ली में और इसको मंसूर देकर गया। खलीफा, बगदाद का जो खलीफा होता था, वो वहाँ का जो खलीफा होता था, खलीफा कौन होता था? मुस्लिम वर्ल्ड का जो आध्यात्मिक गुरु होता था वो होता था खलीफा। तो उससे इसको मंसूर प्राप्त हो गया, यानी कि राज्य करने का एक वैदिक अधिकार, एक वैध अधिकार इसे प्राप्त हो गया। इसकी वजह से क्या होता था कि इसकी इज्जत बढ़ जाया करती थी सुल्तान की। सॉरी, इल्तुतमिश जो है इसने इक्ता प्रथा भी आरंभ की, ये याद रखने वाली बात है। इक्ता प्रथा किसने आरंभ की? तो इक्ता प्रथा किसने आरंभ की थी? इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा आरंभ की। याद कर सक रहे होंगे, इल्तुतमिश में भी ई आता है और इक्ता में भी ई आता है, इसलिए आपको आराम से याद हो जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसने की थी। तो ई और ई, इसलिए इल्तुतमिश ने इक्ता की प्रथा की आरंभ की। इक्ता प्रथा क्या होती थी? इक्ता प्रथा होती थी कि साम्राज्य को अलग अलग इक्ता जो है उनमें बांट दिया जाता था, उनका एक इक्तेदार नियुक्त कर दिया जाता था, ये इक्ता प्रथा होती थी। फिर इसके दरबार में भी बहुत सारे विद्वान हुआ करते थे, जैसे मिन्हाजुस सिराज जो है वो भी इसके दरबार में रहते थे, जिसने क्या लिखी थी? तबाकते नासरी नाम की एक किताब लिखी थी मिन्हाजुस सिराज ने, तो वो मिन्हाजुस सिराज इसके दरबार में हुआ करते थे। अंत में क्या होता है? लास्ट इसका अभियान होता है बामियान के विरुद्ध, ये अभियान में जाता है और मार्ग में ही बेचारे बीमार हो जाता है दस्ते में ही, और ये मर जाता है। 1236 ईस्वी को ये मर जाता है। ठीक है जी, मर गया। उसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में सुल्तान कौन बनती है? रजिया सुल्तान। रजिया इसकी बेटी होती है। ये अपनी बेटी को उत्तराधिकारी नियुक्त करके जाता है कि मेरी बेटी मेरे बाद में यहाँ के सुल्तान दिल्ली की बनेगी। परंतु होता क्या है कि इसका बेटा जो होता है, किसका? इल्तुतमिश का बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, वो शासक बन जाता है दिल्ली का। हालांकि इसका बाप कह के गया था कि रजिया सुल्तान शासक बनेगी, मगर बन कौन जाता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है वो शासक बन जाता है गद्दी पर। ठीक है, परंतु जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो होता है वो बड़ा ही कमज़ोर शासक होता है, उसको कोई शासन वासन से मतलब नहीं होता है, मस्त पी के टल्ली वो रहता है। शासन कब हर कौन संभालता है? उसकी माँ होती है शाह तुर्कान, उसकी माँ का नाम होता है शाह तुर्कान। शाह तुर्कान जो है वो शासन संभाला करती है। हालांकि ये शाह तुर्कान और जो अपना एक रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, इन दोनों ने रजिया सुल्तान को मारने का षड्यंत्र भी रचा था, परंतु ये उसमें सफल नहीं हो पाए। और जब इनका शासन इतना खराब था, ये बड़े ही क्रूर अत्याचारी हुआ करते थे, आसपास की जनता पर बड़ा अत्याचार किया करते थे। भाई पी के मस्त आदमी, जिसका भी मन किया उसको चांटे मार देगा। तो जनता इनसे त्रस्त आ चुकी थी। जब जनता इनसे त्रस्त आ चुकी थी तो जो सरदार हुआ करते थे, मुस्लिम सरदार, एक दिन इन्होंने क्या किया? शाह तुर्कान को पकड़ लिया और उसे मार दिया। और थोड़े दिनों बाद में
रुकनुद्दीन फिरोज को भी पकड़ लिया और उसे बंदी बनाकर उसे भी मार दिया। इस प्रकार से 6 महीने और 7 दिन, यानी 6 महीने और 7 दिन तक शासक कर पाया कौन? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और 6 महीने 7 दिन के बाद में उसका काम तमाम हो जाता है। और उसके बाद शासक जो कौन बनती है दिल्ली की? रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान लाल कपड़े पहन के जो है दिल्ली के जनता के बीच निकलती है और न्याय की मांग करती है कि आप जो है जनता जनार्दन है, आप मेरा न्याय कीजिए। मेरे पापा जो है, पिताजी हमें राजा यहाँ के नियुक्त करके गए हैं और ये भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर गद्दी पर। तो जनता ने इसका साथ दिया और जनता की वजह से ये शासक बन जाती है कौन? रज़िया सुल्तान। तो दिल्ली के अमीर जो लोग हुआ करते थे, अमीर मतलब ये गरीब अमीर वाला अमीर नहीं, अमीर अधिकारी हुआ करते थे वहाँ पर दरबार में। तो अमीर और जनता के सहयोग से ये सिंहासन पर बैठ जाती है, यानी जनता इसे बिठाती है। कितनी ये आप देख सकते हैं कि उस काल में फेमस रही होगी कि इसे जनता ने राजा बनाया। ये देख सकते हैं आप, ये कौन है? रज़िया सुल्तान। हालांकि ये रियल वाली रज़िया सुल्तान नहीं है। तो सुल्तान की शक्ति और उसका सम्मान जो पद है उसमें सम्मान में वृद्धि करने के लिए करती क्या है ये अपने व्यवहार में परिवर्तन ला देती है। क्यों लाती है? क्योंकि जब ये महिलाओं वाले कपड़े पहन के दरबार में आती है तो सब लोग हंसी मजाक करते हैं इसकी। दरबार में कुछ लोग जो होते हैं ना, बड़े ताने कसते हैं कि देखिए ये आ गई है, ये शासन करेगी, अब ये हम पे शासन करेगी, ऐसे वैसे महिलाओं को सुनने पड़ते हैं, ताने आज भी सुनने पड़ते हैं। तो इसने क्या किया? उसने महिलाओं वाले कपड़े पहनना बंद कर दिया और जो पर्दा प्रथा होती है मुस्लिमों में उसको भी इसने त्याग दिया। और क्या किया? पुरुषों वाली इसने वेशभूषा धारण कर ली, कुबा और कुलाह धारण करना इसने शुरू कर दिया। अब कुबा और कुलाह क्या होते थे? कुबा होता है कोट और कुलाह होता है टोपी। देखिए ये कोट हो गया और ये हो गई टोपी। तो ये धारण करना इसने शुरू कर दिया, कुबा और कुलाह इसने धारण करना शुरू कर दिया। फिर घुड़सवारी, शिकार करना और सैन्य संचालन जैसे कार्य भी करना इसने शुरू कर दिया। यानी सारे काम, पुरुषों वाले काम इसने कर दिए, एक योद्धा वाले काम, पुरुषों वाले नहीं, एक योद्धा वाले काम इसने शुरू कर दिए, ताकि कोई इसे ये नहीं कह सके कि अब ये हम पे शासन करेगी या इसको कुछ पता नहीं है। और इसने अपने जो भी विरोधी थे उनका अंत कर दिया। और शासन के कार्यों में जैसे इसका भाई रुचि नहीं लेता था, उसकी तुलना अगर करें तो ये शासन कार्य में रुचि लेने लगी। इसका भाई तो पी के टुंडी रहा करता था। फिर तो रज़िया के शासनकाल में हुआ क्या? जो 40 सरदारों का जो हुआ करता था, गुट हुआ करता था, चहलगानी, वो लोग इसके विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं। और जो बठिंडा का गवर्नर होता है अल्तुनिया, उससे मिलकर जो तुर्क सरदार है वो लोग एक षड्यंत्र बना लेते हैं और विद्रोह कर देते हैं और रज़िया सुल्तान को वो कैद कर लेते हैं। किसके साथ मिलकर? अल्तुनिया के साथ मिलकर। ये कहाँ था? बठिंडा का गवर्नर था अल्तुनिया। इससे मिलकर तुर्क सरकार, ये सरदार और रज़िया सुल्तान को पकड़ लेते हैं लोग। परंतु रज़िया जो है बड़ी बुद्धिमान थी। रज़िया ने क्या किया? अल्तुनिया को अपनी बातों में उलझाया, बहलाया, फिसलाया, 2-4 बार आई लव यू बोला और कह दिया कि हम आपसे विवाह। यूं तो जो है अल्तुनिया नाम का जो गवर्नर था, अल्तुनिया यूं तो बड़ा सख्त हुआ करता है, सख्त लौंडा था वो, परंतु फिर भी वो पिघल गया और उसने इससे शादी कर ली। तो उससे शादी करके अल्तुनिया को अपनी तरफ मिला लिया। अल्तुनिया को अपनी तरफ मिला लिया तो तुर्क सरदारों को बुरा लगा कि यार तूने तो शादी कर ली, हमको धोखा दे दिया। तो तुर्क सरदारों ने एक दिन पकड़ के अल्तुनिया को भी मार दिया। ठीक है। फिर बेचारी रज़िया एक दिन जा रही थी, जंगल में सो रही थी, तो सोते सोते कुछ डाकू लोग आए और इसको मार दिया। तो ये देख लिया हमने रज़िया सुल्तान के बारे में। ठीक है, अब आगे चल लेते। फिर होता है रज़िया के बाद उसका भाई जो होता है मुइजुद्दीन बहराम शाह, वो राजा बनता है। ठीक है। इसके काल में भारत पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था। किसके काल में? जो मुइजुद्दीन बहराम शाह है उसके काल में भारत में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। इसके बारे में इतनी जानकारी याद रखने के लायक है, कोई ज़्यादा फेमस राजा ये नहीं हुआ। इसके बाद में 2 और छोटे छोटे राजा होते हैं। एक होता है अलाउद्दीन मसूद शाह और एक होता है नासिरुद्दीन महमूद। ये 2 और इसके बाद शासक बनते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है गयासुद्दीन बलबन नाम का एक शासक आता है दिल्ली में। और अगर मेन शासकों में देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान और बलबन, ये 4 ही गुलाम वंश में फेमस राजा जो हैं वो फेमस सुल्तान हुए हैं। तो इसके बाद कौन आ जाता है? बलबन आ जाता है। ठीक है। तो नसीरुद्दीन के साथ ही इल्तुतमिश के शमशी वंश का अंत हो जाता है। कौन नसीरुद्दीन? ये नसीरुद्दीन महमूद जो है, इसके साथ ही जो शमशी वंश है इल्तुतमिश ने शुरू किया था उसका अंत हो जाता है और बलबनी वंश का सल्तनत पर अधिकार हो जाता है, क्योंकि जो गयासुद्दीन बलबन है वो सल्तनत पर अधिकार कर लेता है।
अगर बलबन को देखा जाए तो ये सल्तनत काल का सबसे योग्य और प्रभावशाली शासक इसे माना जा सकता है। ये जो है बलबन है। अब देखिए बलबन जो है इसके बारे में भी कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। ये भी पहले जो है दास या गुलामी हुआ करता था और इसका वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन बलबन, परंतु इसने राजा बना। जब ये राजा बना तो क्या उपाधि धारण कर ली, गयासुद्दीन बलबन। मैंने कहा था कि इन राजाओं की एक बात थी कि जब भी ये राजा बनते थे तो अपना नाम चेंज करके राजा बना करते थे। आगे आने वाले जब हम देखेंगे सल्तनत काल के बारे में, फिर मुगल काल के बारे में, तब भी हम जानेंगे कि जब भी ये राजा बनते थे अपना नाम परिवर्तन कर लिया करते थे। ठीक है, तो इसका वास्तविक नाम क्या होता है, बहाउद्दीन बलबन होता है। और एक जमालुद्दीन बसरी नाम का एक व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति इसे खरीद कर दिल्ली लेकर आता है और इल्तुतमिश जो है वो इसे खरीद लेता है। किसको, बलबन को। इल्तुतमिश इसको खरीद लेता है ग्वालियर की जीत के बाद में, और अपनी योग्यता के आधार पर ही ये बलबन जो है वो रजिया के टाइम पे अमीर आखूर यानी अस्तबलों का जो अधिकारी होता है, और मसूद शाह जो राजा बना, ये मसूद शाह, देखिए अलाउद्दीन मसूद शाह, इसके काल में ये अमीर हाजिब बन जाता है। अमीर हाजिब कौन होता है, दरबार की देखरेख करने वाला जो मुख्य अधिकारी हुआ करता था ना, वो होता था कौन, अमीर हाजिब। तो वो उस काल में ये बन जाता है अपनी योग्यता के दम पर ही, और राज्य की शक्ति का संपूर्ण जो शक्ति होती है उसका केंद्र ये बन जाता है। धीरे धीरे अपने पास शक्ति का संग्रहण ये करने लगता है रजिया के टाइम से ही। ठीक है, और ये जो चहलगानी होता है ना 40 सरदार वाला, उसका ये सरदार भी हुआ करता था। अब देखिए शुरुआत इसने कहाँ से करी है, शुरुआत इसने करी थी, ये शुरू में पानी भरा करता था। यानी इल्तुतमिश जो है उसका जो टेंट वेंट लगा होता था उसमें पहले ये पानी भरा करता था, और पानी भरने से लेकर एक सुल्तान बनने तक, दिल्ली का सुल्तान बनने तक का सफ़र इसने तय किया है। इसलिए ज़रूर कह सकते हैं कि ये बड़ा योग्य आदमी रहा होगा, तभी तो ये यहाँ का सुल्तान बन पाया। ठीक है, आगे चल लेते हैं। फिर हम देख लेते हैं 1265 ईस्वी में ये गयासुद्दीन बलबन के नाम से सुल्तान बन जाता है। देखिए ये डेट जो है ना इन राजाओं की, वो थोड़ी बहुत आपको एक रेफरेंस थोड़ा सा याद आपको रखना है कि कौन सा राजा कब से कब तक राजा जो है वो रहा, कब से कब तक सुल्तान रहा। तो वो रेफरेंस, और आपको ज़्यादा नहीं तो वो इनका क्रम तो याद रखना ही है कि पहले कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, ये आपको याद थोड़ा सा इसमें रख लेना है। तो 1265 ईस्वी में बलबन जो है गयासुद्दीन बलबन के नाम से सुल्तान बन जाता है, और जो इल्तुतमिश के काल में वो 40 सरदारों का ग्रुप बनाया था उसको ये समाप्त कर देता है, क्योंकि इसे पता था कि षड्यंत्र जो लोग करते हैं वो सबसे पहले कौन लोग होते हैं, यही 40 सरदारों वाले लोग होते हैं जो षड्यंत्र करना शुरू करते हैं। तो ये जो है उस षड्यंत्र की जड़ को ही समाप्त कर देता है, यानी सांप नहीं, सांप की माँ को ये मार देता है। फिर जो बंगाल के विद्रोही सरदार तुगरिल खां जो है उसका भी ये दमन करवा देता है, और जो तुगरिल खां का दमन करने जाता है इसका अधिकारी, उसको ये तुगरिल कुश की उपाधि भी दे देता है। ठीक है, ठीक है। फिर ये देखिए ये भी थोड़ा दूरदृष्टि वाला राजा ये हुआ करता था। तो पश्चिमोत्तर से मंगोल राजा कहाँ से हम पर अटैक करेंगे, पश्चिमोत्तर भारत से। वहाँ पर बलबन ने क्या किया, एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया जिसका नाम था इमादुल मुल्क। वहाँ पर इसको दीवाने अर्ज नियुक्त कर दिया। दीवाने अर्ज क्या होता था, सेना का अधिकारी हुआ करता था दीवाने अर्ज। ठीक है, तो उसे नियुक्त कर दिया इमादुल मुल्क को पश्चिमोत्तर भारत में, और वहाँ पर इसने किलों का निर्माण भी कर दिया ताकि कोई यहाँ से आए अगर अटैक करने वाले तो हम अपने देश की सुरक्षा कर पाएँ। फिर इसने बड़ी महत्वपूर्ण नीतियाँ प्रशासन में अपनाई। कौन सी, जो भी बूढ़े सैनिक हुआ करते थे उनको ये बोलता था कि भाई साहब आप पेंशन लो और घर पे बैठो, आप जो है तकल्लुफ़ मत करो आने का। तो ये उनको घर पे बिठा देता था और पेंशन दे दिया करता था। ठीक है, फिर सैनिकों को ये नगद वेतन भी दे दिया करता था कि भाई साहब आप जो है आपका ये वेतन हुआ, आपकी तनख्वाह, ये पकड़िए आप तनख्वाह, कोई बैंक में हम डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई आपको भूमि वगैरह नहीं देंगे, कोई लूट का माल वाली बात नहीं है, हम सीधा आपको नगद वेतन देंगे। ठीक है, तो नगद वेतन देना भी इसने शुरू कर दिया। फिर तुर्की प्रभाव हुआ करता था, तो उस तुर्की प्रभाव को कम करने के लिए इसने सिजदा और पेबोस नाम की जो है वो प्रोसेस जो है एक प्रक्रिया होती है वो इसने शुरू करवा दी। और जो नवरोज उत्सव है उसको भी अनिवार्य करवा दिया कि भैया नवरोज उत्सव जो है उसको आप मनाओगे भारत में, ताकि वो फारसी प्रभाव ला सके। और सिजदा और पेबोस नाम की जो है इसने प्रक्रिया शुरू करवा दी। ये सिजदा और पेबोस क्या होता है, देखिए ये है सिजदा, यानी सुल्तान के सामने आप घुटनों के बल बैठोगे और
अपने सर को नीचे झुकाओगे और सुल्तान को नमस्ते आप करोगे, ये होता है सिजदा करना। फिर पैबोस क्या होता है, जब सुल्तान के पास कोई भी आदमी दरबार में आता है तो सबसे पहले क्या करेगा, सुल्तान के पास जाएगा, उसके पैर चूमेगा, ये होता है पैबोस। याद रखना, सिजदा मतलब घुटनों के बल बैठकर सर झुकाकर नमस्ते करना, और पैबोस क्या होता था, सुल्तान के पैर चूमना। इससे क्या होता था कि दरबार में जो लोग बैठे होते थे उनके सामने इसकी इज्जत बढ़ जाया करती थी और ये अपने आप को थोड़ा और शक्तिशाली दिखा सकता था। साथ ही साथ जो तुर्की प्रभाव था उसको भी ये कम करना चाहता था। विद्रोहियों के प्रति ये लौ और रक्त की नीति अपनाता है। देखिए हमने देखा था समुद्रगुप्त ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई। तो लौ एवं रक्त की नीति क्या होती है कि अपने विद्रोहियों को बिल्कुल नहीं बख्शता था कि भैया माफ़ कर दो, ये कर दो, नहीं, आपने विद्रोह किया है, आपने गद्दारी की है, आपका काम होगा, ठीक है। तो ये होती है लौ एवं रक्त की नीति। इसने एक अत्यंत कुशल जासूस व्यवस्था का भी गठन किया, जैसे बड़े ही कुशल जासूस व्यवस्था इसने अपनाई, ठीक है। ये हमने देख लिया किसके बारे में, बलबन के बारे में। फिर बलबन जो है ये राजत्व के देवीय सिद्धांत में मानता था। जो देवीय सिद्धांत होता था ना, देवीय सिद्धांत क्या था कि राजा किसका प्रतिनिधि है, भगवान का प्रतिनिधि है। तो ये भी यही कहता है कि मैं जो हूँ, राजा जो होता है, सुल्तान का पद जो है, सुल्तान जो है वो खुदा का प्रतिनिधि है और सिर्फ पैगंबर इससे ऊपर है, यानी अल्लाह के जो मैसेंजर हैं वही सिर्फ सुल्तान से ऊपर है और सुल्तान से ऊपर फिर कोई नहीं है। सीधा हमें किसने भेजा है, अल्लाह ने हमें भेजा है। तो वह राजा को पृथ्वी पर नियामत खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिबिंब या जिल्ली इलाह इसे कहता है। जिल्ली इलाह का मतलब भी ईश्वर का प्रतिबिंब ही होता है, यानी राजा जो है वो साक्षात ईश्वर का प्रतिबिंब है। इसे आप राजा की बात मानो। कुरान के नियमों के आधार पर शासन ये चलाता है और खलीफा जो होता है, बगदाद का खलीफा, उसके महत्व को भी ये स्वीकार करता है। और किस प्रकार से करता है कि जब सिक्के ये ढालता है तो खलीफा का नाम उस पर अंकित करवाता है। साथ ही जो खुतबे पढ़ता है, खुतबे क्या होता है, जैसे हमारे राष्ट्रपति का जैसे अभिभाषण होता है ना, उसी प्रकार से खुतबा हुआ करता था। खुतबा मतलब अभिभाषण ही होता है, ठीक है। तो होता क्या था कि जुम्मे की नमाज जब पढ़ते हैं, शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद खुतबा पढ़ते हैं। उस खुतबे में नाम किसका लिया जाता था, खलीफा का नाम लिया जाता था। ये बलबन जो है अपने आप को बहुत बड़े वंश से अपने आप को जोड़ता था। जो अफरासियाब वंश था, ईरान का अफरासियाब वंश, उससे अपने आप को जोड़ता था कि मैं ईरान के अफरासियाब वंश से हूँ, ताकि इसकी इज्जत बढ़ सके, ठीक है। और शाहनामा में लिखा है, अफरासियाब वंश के बारे में बताया गया है शाहनामा में। और शाहनामा किसने लिखी है, फिरदौसी ने। और ये फिरदौसी जो है कब किसके दरबार में था, तो महमूद गजनवी जब भारत आता ना, महमूद गजनवी, तो महमूद गजनवी जब भारत आता है उसके साथ आता है कौन, उसके दरबार में होता है फिरदौसी। और उत्तबी नाम का एक और लेखक भी महमूद गजनवी के दरबार में होता है। ये एक चीज़ और आप याद रख लेना। और किताबुल हिंद लिखने वाला, किताबुल हिंद लिखने वाला जो होता है वो भी उसके दरबार में ही, लेखक जो होता है उसके दरबार में ही रहता है। फिर उसके दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के बारे में आपने सुना होगा, और अमीर हसन उसके ही दरबार में थे। किसके दरबार में, हालांकि अमीर खुसरो ने तो 13 शासकों का जो है शासन देखा था, 13 सुल्तानों का शासन देखा था अमीर खुसरो ने, तो इनके बारे में से कहा जाता है। परंतु अमीर खुसरो शुरुआत में देखा जाए तो अपने बलबन के दरबार में ही हुआ करता था, ठीक है। ये बलबन जो इसके बारे में थोड़ी और रोचक जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। ये जब दरबार में आता था तो एक बड़ा सा टोपा लगा के आता था, ठीक है ना। इसकी हाइट थोड़ी कम हुआ करती थी, तो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बड़ा सा टोपा सर पर ये लगा के आया करता था और नंगी तलवार हाथ में लेकर ये बैठा करता था। कहाँ पर, राज सिंहासन पर ये नंगी तलवार लेके बैठा करता था। और ये कहता था कि जब भी मैं किसी गरीब आदमी को देखता हूँ तो मेरा हाथ अनायास ही मेरी तलवार पे चला जाता है। यानी मुझे गरीब आदमी पसंद नहीं है आप, क्योंकि अपने आप को किससे जोड़ता था, ये अपने आप को जोड़ता था अफरासियाब वंश से, ये जोड़ लेता था। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी कुछ रोचक जानकारी है। अब आगे चल लेते हैं। फिर क्या होता है, इसका बेटा होता है मोहम्मद, इसका प्रिय बेटा ये होता है, बहुत प्यार करता है इसे। देखिए अभी तो एक मूवी भी आई है एनिमल, इसमें भी पिता पुत्र के प्यार के बारे में दिखाया गया। हालांकि इसमें वायलेंस बहुत ज़्यादा है, हिंसा की इसमें अति ही की गई है, परंतु अगर मोटा मोटी देखें तो पिता और पुत्र का प्रेम इसमें दिखाया गया है। उसी प्रकार से इसमें तो बेटा प्यार करता है अपने पापा से, इसमें होता है कि पुत्र से प्यार करता है ये पिता जो है बलबन। मोहम्मद इसका बेटा होता है, उसकी हत्या कर देते हैं मंगोल। और जब से इसकी हत्या के बारे में इसको खबर मिलती है
सुल्तान बड़ा ही सदमे में आ जाता है, बड़ा दुखी हो जाता है और थोड़े दिनों बाद में ही ये मर जाता है। और जब ये मरने वाला होता है तो इसका एक और बेटा होता है बुगरा खां। तो बुगरा खान को ये निमंत्रण भेजता है कि बेटा आजा, मेरे अंतिम दिन मेरा निकट आ गया है, मेरे पास तो आ, मैं तुझे राजा बना देता हूँ। परंतु बुगरा खान जो है वो इससे डरता था, क्योंकि जो इसमें अनिल कपूर है ना एनिमल मूवी में, उसी प्रकार से स्वभाव इसका भी हुआ करता था, बड़ा ये गुस्सेवाला आदमी ये हुआ करता था। बुगरा खान इनसे डरता था, तो बुगरा खान आया ही नहीं इसके पास में, इसलिए बेचारे को मजबूरी में मोहम्मद जो है, ये मोहम्मद इसका बेटा था खुसरो, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाना पड़ गया। तो अंत में बेचारा ये अपने पोते को उत्तराधिकारी ये बनाकर जाता है। हालांकि इसका बेटा जो है उसको भी फिर बहला फुसला कर दिया जाता है, इसको राजा नहीं बनने दिया जाता है, परंतु राजा बनता है केकुबाद, इसके बाद में राजा बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से गुलाम वंश जो है वो समाप्त हो गया। उसके बाद कौन सा वंश आता है? इसके बाद आता है खिलजी वंश। इस वंश के बारे में हम कल के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने कौन सा वंश देख लिया? आज हमने देख लिया गुलाम वंश हमने देख लिया, जिसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की। उसके बाद देखिए, आपको ये क्रम जो है, क्रोनोलॉजी, ये आपको याद रखना है कि कौन सा राजा पहले आया, कौन सा बाद में आया। ठीक है, 1206 से 1210 ईस्वी तक ये रहा। उसके बाद में कौन आया? इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर बलबन। मेन राजा तो यही हुए। ये 4 राजा तो आपको गुलाम वंश में याद ही रखने हैं। ठीक है, बलबन के बाद में गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। इसके बाद में आ जाता है कौन सा? खिलजी वंश, और जिसकी स्थापना करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो ये खिलजी वंश के बारे में हम देखेंगे कल के लेक्चर में। आज का लेक्चर करते हैं हम यहीं समाप्त। वीडियो आपको अगर पसंद आए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको कोई सलाह देनी हो लेक्चर से संबंधित, या कोई आपको सलाह लेनी हो पढ़ाई से संबंधित, एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी से संबंधित, तो आप हमसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर भी, और आप कमेंट बॉक्स में भी हमें लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से इस परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।